तो बेसिक मकसद हमारा ये था कि हम मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग कर लें कि किस तरह हम इसकी ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास स्टेशनरी भी हो सकती है, जो हमारे पास लेफ्ट एंड राइट वो जस्ट मूवमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एसी जिसको हम ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास एसी भी है जो हमारे पास रोटेट करते हैं, तो मतलब रोटेटेबल मैकेनिकल सिस्टम है, जिससे हमारे पास मोटर्स वगैरह हो गए। और कुछ मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास इस तरह होते हैं जिनमें हमारे पास गियर्स लगे होते हैं। उसमें हमारे पास ये होता है कि जब एक पार्ट मूव करता है तो वो कनेक्टेड होता है किसी और पार्ट मैकेनिकल पार्ट के साथ थ्रू गियर्स। तो जब वो मूव करता है तो उसकी वजह से ये दूसरा जो नीचे पार्ट होता है या दूसरा कनेक्टेड पार्ट होता है वो भी मूव करता है। अगर वो भी किसी गियर के थ्रू किसी और पार्ट के साथ कनेक्टेड है तो वो भी फिर मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है। तो इस तरह गियर सिस्टम लगे होते हैं जिस जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे की बेस मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। सो आज की क्लास में हम उसको स्टडी आउट करेंगे। सो आज की क्लास के हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी तक हमने ट्रांसफर फंक्शन वो क्या चीज़ होती है वो हमने स्टडी आउट की। हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम की हम किस तरह मॉडलिंग करते हैं वो हमने स्टडी आउट की है। और फिर हमने ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम वो उसकी मॉडलिंग वो हमने स्टडी की थी डिटेल के साथ। और लास्ट टॉपिक जो प्रीवियस क्लास की थी वो हमारे पास रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम थी। सो ये हमने अभी तक कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है ऐसा मैकेनिकल सिस्टम जो रोटेशनल भी हो लेकिन उसमें हमारे पास गियर्स लगे होते हैं। सो आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो गियर्स क्या होते हैं? गियर एक्चुअली हमारे पास एक रोटेटेबल पार्ट होती है जिसकी हमारे पास एक खास किस्म की रेडियस होती है। और उसके ऊपर हमारे पास तो रेशो होती है कि हमारे पास ये नंबर ऑफ टीथ इसमें से इतने हैं। और हमारे पास जो रोटेशन होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टीथ्स जो हमारे पास इन वन है इन द गियर्स। सो इस पर हमारे पास ये डिपेंड करती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो गियर्स हैं। हमारे पास एक गियर वन है, एक गियर टू है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। गियर वन की जो रेडियस है वो हमारे पास R1 के बराबर है और इसमें जो नंबर ऑफ टीथ्स है वो हमारे पास N1 के बराबर है। सेम फॉर द गियर टू की रेडियस हमारे पास R2 के बराबर है और इसकी जो नंबर ऑफ टीथ्स है इन द गियर टू वो हमारे पास N2 के बराबर है। अब अगर रेडियस ज़्यादा है तो भी उस पर हमारे पास जो रोटेशन है वो डिपेंड करती है, मतलब डिपेंड करेगी कि वो अगर रेडियस कम है तो रोटेशन जल्दी होगी, मतलब वो राउंड जल्दी कंप्लीट करेगा। और अगर रेडियस ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा, वो राउंड जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा। सेम हमारे पास जो है वो भी है, नंबर ऑफ टीथ्स भी है कि अगर हमारे पास गियर में नंबर ऑफ टीथ्स ज़्यादा है तो हमारे पास वो उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा टाइम लेगा। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीज कम है तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कम टाइम लेगा। सो जब हमारे पास गियर वन रोटेट करेगा, फॉर एग्जाम्पल गियर वन पर हम टार्क अप्लाई करते हैं और वो हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट करती है, तो उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। जब गियर वन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसके मुताबिक जो गियर टू है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमारे पास थीटा टू के बराबर होगी। सो इसका जो रिलेशनशिप हमारे पास आएगा कि R1 थीटा वन हमारे पास बराबर होगा R2 थीटा टू के। और हमारे पास हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि थीटा टू डिवाइड बाई थीटा वन हमारे पास बराबर है R1 डिवाइडेड बाई R2 के। और या ये हमारे पास बराबर है N1 डिवाइडेड बाई टू के, N2 के। बिकॉज जो रेडियस है वो हमारे पास R1 की जो रेडियस है वो हमारे पास नंबर ऑफ टीथ N1 के बराबर है और R2 की जो रेडियस है वो हमारे पास नंबर ऑफ टीथ N2 के बराबर है। अच्छा, एक हमारे पास जब हम इस पर टार्क अप्लाई करेंगे सो टार्क इनटू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास गियर वन के लिए आ जाएगा और टार्क इनटू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टू ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। बिकॉज जितना ये रोटेट करेगा उसके मुताबिक ये भी रोटेट करेगा। डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ टीज पर कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो हमारे पास इस पर डिपेंड करेगा। सो इसके मुताबिक हमारे पास जो N2 है T2 टार्क टू वो बराबर होगा डिवाइड बाई T1 के, वो हमारे पास बराबर है थीटा वन डिवाइड बाई थीटा टू के। और ऑलरेडी हमें पता है कि थीटा वन डिवाइड बाई थीटा टू हमारे पास बराबर है N1 डिवाइडेड बाई N2 के। तो इसको हम रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे तो ये हमारे पास N2 डिवाइडेड बाई N1 के बराबर आ जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास कुछ रिलेशनशिप आ गए जो हमारे पास रिलेट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियस और नंबर ऑफ टीथ्स को, या टार्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नंबर ऑफ टीथ्स को। तो ये हमारे पास 4 रिलेशन आ गए जिसमें हमारे पास एक दूसरे के साथ ये किस तरह एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है, रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम, जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर टार्क अप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है थीटा 1 के साथ, और ये हमारे पास एक गियर है जिसके हमारे पास जो टूथ रेशो है वो हमारे पास n1 के बराबर है। इसके साथ कनेक्टेड है एक और मैकेनिकल सिस्टम थ्रू द गियर, जिसके नंबर ऑफ टीथ्स जो है वो हमारे पास n2 के बराबर है, और वो हमारे पास रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर कनेक्टेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास एंगुलर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पर्स आ गई, और ये हमारे पास आ गई स्प्रिंग कांस्टेंट। सो ये हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम है। अब इस मैकेनिकल सिस्टम के अगर हमने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें इस मैकेनिकल सिस्टम को सिंगल लाइन मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। मीन कि हमने इससे जो गियर्स है वो एलिमिनेट करने होंगे। तो जब हम गियर एलिमिनेट करेंगे तो तमाम इफेक्ट को या तो टुवर्ड द इनपुट साइड रिफ्लेक्ट करेंगे या तमाम इफेक्ट्स को टुवर्ड द आउटपुट साइड रिफ्लेक्ट करेंगे। सो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके मुताबिक हमने क्या करना होगा, तमाम चीज़ों को उसी साइड पर रिफ्लेक्ट करना होगा, तमाम इम्पीडेंसेस को, तमाम कोएफिशिएंट्स को टुवर्ड द इनपुट या रिफ्लेक्ट करना होगा या टुवर्ड द आउटपुट रिफ्लेक्ट करना होगा। अच्छा, सो ये हमारे पास रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम है। अब अगर इसमें से हम देखें, सो इसमें से हमने ये किया हुआ है कि हमने तमाम जो एम्पीडेंस है, हमने जो टार्क है और थीटा 1 है, इसको हमने रिफ्लेक्ट किया हुआ है टुवर्ड द आउटपुट साइड। मीन कि हमारे पास यहाँ पर जो टार्क, अगर इस टार्क को हम थीटा 2 की टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये टार्क हमारे पास बराबर होगा T2 के, और T2 हमारे पास बराबर होगा T1 मल्टीप्लाई बाय N2 डिवाइडेड बाय N1 के बराबर होगा। सो अगर हम इसको इस साइड पर रिफ्लेक्ट कर ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये टार्क जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड द आउटपुट साइड, और इसका जो इफेक्ट है वो अब हमारे पास T1 के बराबर नहीं होगा, बल्कि इसका इफेक्ट हमारे पास अभी बराबर होगा T1 into N2 डिवाइड बाय N1 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सिस्टम आ जाएगा अगर हम तमाम चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड द आउटपुट साइड। अब अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इसका इक्वेशन हमारे पास बराबर होगा J² प्लस DS प्लस K इंटू थीटा 2 इक्वल टू T1 N2 डिवाइड बाय N1। अप्लाइड टार्क इक्वल टू द अपोजिट टार्क्स। तो हमारे पास अप्लाइड टार्क ये वाला है T1 N2 डिवाइड बाय N1, और अदर अपोजिंग टार्क्स हमारे पास ये वाले हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से अब हमारे पास सर ये जी सर इसमें ये आपने जो इक्वेशन कैलकुलेट किया है J² प्लस DS प्लस K इंटू थीटा 2 इंटू S, ये सर हम इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इन द प्रीवियस लेक्चर हमने रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट की थे। अगर फॉर एग्जांपल इसका आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये J² है, दिस इज यस मोमेंट सर। ऑफ इनर्शिया प्लस DS प्लस K। अब यहाँ पर इसके साथ है एंगल थीटा 2, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा 2 है, ये बराबर हो जाएंगे इनटू द अप्लाइड टार्क। ये प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको रिवाइज किया हो आपने। यस सर। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया J² प्लस DS प्लस K इंटू थीटा 2 ऑफ इज इक्वल टू T1 इंटू N2 डिवाइड बाय N1 के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस थीटा 2 को इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 लिखना है। सो अगर थीटा 2 को हमने कन्वर्ट करना है थीटा 1 के लिए, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन पढ़े थे कि हमारे पास, यहाँ पर देखते, यहाँ पर हमने इक्वेशन पढ़े थे कि अगर हम अब ये हमारे पास थीटा 2 है, तो अगर हम इसको इस तरह लिखें कि थीटा 1 इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1, या अगर हम लिखें कि थीटा 2 हमारे पास बराबर है N1 डिवाइड बाय N2 इंटू थीटा 1 के बराबर है, तो हम इसमें से इस इक्वेशन में से क्या कर सकते हैं, पुटिंग कर सकते हैं। थीटा 2 की जगह हम क्या लिख लेंगे, थीटा 2 की जगह हम लिख लेंगे N1 डिवाइड बाय N2 इंटू थीटा 1 ऑफ इस। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 हो जाएगी। अब इस N2 को इस साइड पर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये भी N1 डिवाइडेड बाय N2 हो जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी N1 डिवाइडेड बाय N2 मौजूद है, तो ये दोनों हमारे पास स्क्वायर हो जाएंगे।
सो हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगी J1 इंटू, अगर हम इसको फिर मल्टीप्लाई भी कर लें इन द ब्रैकेट के अंदर तमाम वेरिएबल के साथ, सो N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर इंटू J स्क्वायर प्लस D N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर इंटू S प्लस K N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर इक्वल इंटू थीटा वन ऑफ एस, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ T1 ऑफ एस रह जाएगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तमाम वेरिएबल्स जो है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो विस्कस डैम्पर्स है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका जो इफेक्ट है वो अभी चेंज हो जाएगा। इसका इफेक्ट डिपेंड करता है हमारे पास टर्न रेशो पर, नंबर ऑफ टीथ पर, कि हमारे पास अब वो N1 की वैल्यू क्या है और N2 की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो अगर हम अब इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर ले, तो जो प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास सर्किट हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम थी, अब वो हमारे पास इस तरह हो जाएगी T1 इंटू थीटा वन, वहाँ पर हमारे पास T1 इंटू N1 डिवाइड बाई N2 था, और यहाँ पर हमारे पास थीटा टू था। लेकिन अब हमने इसको चेंज कर लिया, इन टर्म्स ऑफ थीटा वन हमने इसको राइट कर लिया। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो J है वो भी चेंज हो जाएगा, और J की वैल्यू हमारे पास अभी बराबर होगी N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर इंटू J। इस तरह D की वैल्यू भी हमारे पास चेंज हो जाएगी और K की वैल्यू भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। इट मीन कि अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने इस सिस्टम को जो है वो फाइंड आउट कर लिया, या इसको हमने रिफ्लेक्ट कर लिया टुवर्ड द इनपुट साइड, टुवर्ड द थीटा वन। इन द प्रीवियस स्लाइड हमने उसको थीटा टू की तरफ रिफ्लेक्ट किया था, मतलब आउटपुट की तरफ हमने रिफ्लेक्ट किया था, और इसमें से हमने इसको थीटा वन की तरफ रिफ्लेक्ट कर लिया, मतलब इनपुट साइड की तरफ रिफ्लेक्ट कर लिया। सो आपके पास डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ट्रांसफर फंक्शन क्या है। अगर आपकी ट्रांसफर फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है टुवर्ड द आउटपुट साइड, तो आपने थीटा टू की तरफ रिफ्लेक्ट करना होगा। आउटपुट पर जो भी आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो थीटा टू है, 3 है, 4 है, जो भी है। और इनपुट पर अगर रिफ्लेक्ट करना है तो आपके पास फिर आपने तमाम इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ थीटा वन, तो आपने तमाम कोएफिशिएंट्स को क्या करना होगा, इनपुट साइड पर रिफ्लेक्ट करना होगा। तो वो जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसमें आपके पास टर्न रेशो इंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज जो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास फॉर एग्जांपल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो J है, इसका इफेक्ट यहाँ पर चेंज होगा थीटा वन की, अगर आप इसको थीटा वन की तरफ लाएंगे तो इसका इफेक्ट यहाँ पर चेंज होगा। इस तरह जो D का इफेक्ट है वो अगर आप उसको थीटा वन की तरफ लाएंगे तो उसका इफेक्ट चेंज होगा। सेम अगर आप स्टार T1 को थीटा टू की तरफ लाएंगे तो इसका इफेक्ट चेंज होगा, बिकॉज बीच में से हमारे पास क्या है, बीच में से हमारे पास गियर सिस्टम इन्वॉल्व है। सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सिस्टम क्या है, कैलकुलेट हो जाएगा। सो इससे हमें ये भी पता चल गया कि अगर हम अपने मैकेनिक अगर हम गियर्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम जिस गियर्स की तरफ भी जाते हैं, तो उसके लिए हम एक सिंपल फार्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर्स ऑन डेस्टिनेशन शाफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन सोर्स शाफ्ट होल स्क्वायर। मीन कि अगर आप उसको थीटा वन की तरफ ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो गियर होगा, वहाँ पर जो नंबर ऑफ टीथ होंगे वो N1 के बराबर होंगे, तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो N1 हो जाएगा। और आप थीटा टू से मतलब N2 से जा रहे हैं तो आपका जो सोर्स है वो आपका N2 हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तमाम कोएफिशिएंट्स को, या अगर आप उसको N2 की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आपका डेस्टिनेशन N2 हो जाएगा, सोर्स आपका N1 हो जाएगा। तो आप इसको N2 डिवाइड बाई N1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके तमाम कोएफिशिएंट जो है वो चेंज हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा वन या थीटा टू में से चेंज हो जाएंगे। सो अब हम इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब गियर सिस्टम में हमारे पास दो किस्म के गियर्स हैं। ऐसे गियर्स है जिसमें हमारे पास लॉसेस ना हो, मतलब वहाँ पर हमारे पास कोई जो है गियर्स के जो गियर्स रोटेट करते हैं उसका ना उसमें से ना कोई फ्रैक्शन हो उसकी, ना उसमें से कोई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पर्स हो, ना उसमें से कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, मतलब बिल्कुल लॉसेस फ्री गियर्स हो। तो उसको कैलकुलेट या उसके ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम ये एग्जांपल स्टडी आउट करते हैं। इस एग्जांपल में से हम देखते तो हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने का कहा गया है। यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन है वो है थीटा टू डिवाइड बाई T1 ऑफ एस। मीन्स कि अब हमने तमाम कोएफिशिएंट्स को थीटा टू की तरफ रिफ्लेक्ट करना होगा। मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पार्ट ये वाला है और दूसरा पार्ट N2 वाला है। हमें कैलकुलेट करना है थीटा टू, तो इट मीन हमने J1 D1 T1 को रिफ्लेक्ट करना है टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम, मीन टुवर्ड द थीटा टू। तो हमने क्या करना होगा, इन तमाम चीज़ों को इस साइड पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम अभी हमने फार्मूला पढ़ लिया कि अगर हम J1 को रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमने हमारा जो सोर्स है वो हमारा N1 हो गया और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हमारा N2 हो गया।
तो सिंपली हम J1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं N2 डिवाइड बाय N1 होल स्क्वायर से, तो हमारा जो J1 है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड द थीटा 2। इस तरह D1 को अगर हम N2 डिवाइड बाय N1 से मल्टीप्लाई कर ले होल स्क्वायर से, तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड द आउटपुट साइड। और T1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले N2 डिवाइड बाय N1 से, तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड द थीटा 2। सो इस मैकेनिकल सिस्टम को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका हमारे पास जब हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, J1 को अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे इस साइड पर थीटा 2 की तरफ, तो वो हमारे पास J1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, J1 इंटू N2, N2 हमारा भी डेस्टिनेशन है, N1 हमारा सोर्स था होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास J1 का इफेक्ट अभी चेंज हो गया। इसी तरह अगर D1 को हम रिफ्लेक्ट कर ले टुवर्ड थीटा 2, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी D1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 होल स्क्वायर। सेम अगर टार्क T1 को हम रिफ्लेक्ट कर ले टुवर्ड थीटा 2, तो उसका इफेक्ट हमारे पास हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1। अब ऑलरेडी यहाँ पर J2 मौजूद है, जब ये वाला J1 आ जाएगा तो ये वाला J1 और J2 दोनों ऐड हो जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर D2 मौजूद है, तो ये D1 अगर इस साइड पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ये इस D2 के साथ ऐड हो जाएगा। तो हम इसको J इक्विवेलेंट कह सकते हैं, जो हमारे पास J1 N2 डिवाइड बाई N1 होल स्क्वायर प्लस J2 जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था उसके बराबर हो जाएगा। इस तरह इसको हम D इक्विवेलेंट कह सकते हैं, जो हमारे पास D1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 होल स्क्वायर प्लस D2 जो ऑलरेडी यहाँ पर इस आउटपुट साइड पर मौजूद था। के इक्विवेलेंट तो हमारे पास वही K2 के बराबर है, बिकॉज हमारे पास कोई स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं थी इनपुट साइड पर। और ये T1 हमारे पास जब हम इसको लोड साइड पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास N2 डिवाइड बाई N1 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन राइट करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास बराबर होगा J इक्विवेलेंट प्लस J इक्विवेलेंट A स्क्वायर प्लस D इक्विवेलेंट S प्लस K इक्विवेलेंट इनटू थीटा 2 इक्वल टू T1 N2 डिवाइडेड बाय N1। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, J इक्विवेलेंट A स्क्वायर प्लस D इक्विवेलेंट S प्लस K इक्विवेलेंट इनटू थीटा 2 इक्वल टू T1 ऑफ S डिवाइड बाय N2 डिवाइड बाय N1। J इक्विवेलेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास वही J1 और J2 के बराबर है। D इक्विवेलेंट हमारे पास N2 डिवाइड बाय N1 के बराबर है और K इक्विवेलेंट हमारे पास K2 के बराबर है। हमें कैलकुलेट करना है थीटा 2 डिवाइड बाई T1 ऑफ S। तो इससे हम क्या कर लेंगे, T1 ऑफ S को इस साइड पर मूव कर ले और इस इक्वेशन को इस साइड पर मूव कर ले, तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास गियर सिस्टम था जिसमें हमारे पास कोई लॉसेस नहीं थे और उसका जो ट्रांसफर फंक्शन था। अब ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास डिपेंड करता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। अगर यही हमारे पास एग्जांपल हो और इसमें से ये हो कि थीटा 1 डिवाइड बाई T1 ऑफ इस कैलकुलेट करें, तो हमें फिर ये करना होगा कि हमें इस J2 को इस साइड पर रिफ्लेक्ट करना होगा, इस D2 को इस साइड पर रिफ्लेक्ट करना होगा और इस K2 को भी इस साइड पर रिफ्लेक्ट करना होगा। जब J2 को करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा J2 इंटू N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर, तो ये ऐड हो जाएगा इस J1 के साथ। इस तरह अगर इस D2 को करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर जब इसको शिफ्ट करेंगे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा D2 इंटू N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर प्लस D1। और अगर K2 को करेंगे तो K2 इंटू N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास तमाम इक्वेशन इसका जो बनेगा वो फिर इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 बनेगा। अभी हमने इसको थीटा 2 की तरफ रिफ्लेक्ट किया था। सो ये हमारे पास ऐसा मैकेनिकल सिस्टम था जिसमें हमारे पास कोई गियर लॉसेस ना हो। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास ट्रेन ऑफ गियर्स होते हैं, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा गियर्स कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 6 गियर्स जो है वो कनेक्टेड है, जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब अगर इन गियर्स को एलिमिनेट करना होता है, तो अगर हम इस गियर का इफेक्ट एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए अगर हम इस थीटा 1 को इस साइड पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास थीटा 2 बनेगा, लेकिन वो थीटा 2 हमें हमारे पास बराबर होगा डेस्टिनेशन N2 डिवाइड बाई N1 इंटू थीटा 1 के बराबर होगा। अब ये कनेक्टेड है N3 के साथ और N3 कनेक्टेड है N4 के साथ, तो जो थीटा 2 है अगर इसका इफेक्ट यहाँ पर आएगा तो वो थीटा 3 आएगा। थीटा 3 हमारे पास बराबर होगा N4 N3 इंटू थीटा 2 के, लेकिन ऑलरेडी हमें पता है कि थीटा 2 हमारे पास बराबर है N1 डिवाइड बाई N2 इंटू थीटा 1 के बराबर है। तो अगर इसमें से हम वो पुट कर ले तो हमारे पास N1 N3 डिवाइड बाई N2 N4 इंटू थीटा 1 आ जाएगा। ये गियर नंबर 5 कनेक्टेड है गियर नंबर 6 के साथ। सो यहाँ पर जो थीटा 4 है वो हमारे पास बराबर होगा N6 डिवाइडेड बाय N5 डिवाइड बाय N6 इंटू थीटा 3। बट हमें पता है कि थीटा 3 जो है वो हमारे पास बराबर है N1 N3 डिवाइड बाय N2 N4। सो अगर हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा N1 N3 N4
डिवाइडेड बाय n2 n4 n6 into θ1। सो अगर हम इस θ1 को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं टू इस n6 पर, गियर नंबर 6 पर, तो उसका इफेक्ट हमारे पास इसके बराबर होगा। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेना चाहते हैं कि हमारे पास n6 में से अगर हमारे पास एक इफेक्ट है और उसको हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं टुवर्ड द θ1, तो इसके लिए हमें फिर क्या करना होगा, अपोजिट लेने होंगे। मीन ये n2 n4 n6 ऊपर आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय n1 n3 n5 आ जाएंगे, इनटू θ6 आ जाएगा फिर, अगर हम इसको θ1 की तरफ रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। सो अगर यहाँ पर एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो या स्प्रिंग कांस्टेंट हो और आप उसको इस साइड पर गियर नंबर 6 पे लेना चाहते हैं, तो आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके इसका इफेक्ट यहाँ पर आपके पास वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ गियर्स को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास ये वाला मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें हमारे पास ऐसे मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें हमारे पास गियर लॉसेस होते हैं। गियर लॉसेस में कि गियर की भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, गियर के विस्कस डैम्पर्स भी होगा, उस पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी होगी। सो अब इसमें से हमें कैलकुलेट करना है θ1, तो इट मीन हमें तमाम चीज़ों को इनपुट साइड पर रिफ्लेक्ट करना होगा। ये मैकेनिकल सिस्टम है, इसमें हमारे पास है यहाँ पर टार्क अप्लाई हो रहा है, यहाँ θ1 है। अब इस गियर 1 का हमारे पास जो नंबर ऑफ टील्स है वो n1 के बराबर है, लेकिन अब इस गियर 1 की मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है जो j1 के बराबर है, और इसकी विस्कस डैम्पर्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पर्स भी है जो हमारे पास d1 के बराबर है। ये गियर 1 कनेक्टेड है गियर 2 के साथ, लेकिन गियर 2 की हमारे पास क्या है, हमारे पास n2 नंबर ऑफ टील्स है, d2 हमारे पास इसकी विस्कस डैम्पर्स है, j2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। गियर 3 इसकी नंबर ऑफ टील्स n3 के बराबर है और इसके जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो j3 के बराबर है। n4 हमारे पास नंबर ऑफ टील्स है गियर नंबर 4 के, और इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास j4 के बराबर है, और ये कनेक्टेड है j5 के साथ। अभी हमें ये करना है कि हमें इन तमाम चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना है θ1 की तरफ। तो जब हम इसको θ1 की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे तो तब हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम j5 को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं इस इस साइड पर, इनपुट साइड पर, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा किस चीज़ के साथ। फर्स्ट इसको हम अगर इस j5 को रिफ्लेक्ट कर ले यहाँ पर, तो ये बन जाएगा n3 डिवाइडेड बाई n4 इंटू j5। फिर यहाँ से अगर हम इसको इस साइड पर रिफ्लेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा n1 n3 डिवाइडेड बाई n2 n4। तब जाके हमारे पास ये वाला j5 जो है वो θ1 के टर्म में आ जाएगा। मींस हमारे पास सर जी वाई सर ये इधर जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ θ1s डिवाइडेड बाय t1s, इसमें ये जो हम पता लगाएंगे कि हमने किस तरफ ये जो ट्रांसफर करनी है, बिल्कुल, तो ये उधर से ही पता चलता है ना, जो जिधर हमें मिला है कि θ1s, तो हमें पता चलता है कि हमें ये जो विस्कस डैम्पर्स और ये जो इनर्शिया है जो उसको रिफ्लेक्ट करना है θ1 की तरफ। बिल्कुल। ट्रांसफर फंक्शन से आपको पता चलता है कि आपको क्या कैलकुलेट करनी है। अगर आपको θ2 कैलकुलेट करनी है तो θ2 अगर नीचे गिवन है तो आपको तमाम चीज़ें θ2 की तरफ ले आने होंगे, रिफ्लेक्ट करने होंगे। आपको θ1 डिवाइड बाई t1 ऑफ s कैलकुलेट करने हैं तो आपको तमाम चीज़ें जितनी भी है उसको θ1 की तरफ रिफ्लेक्ट करने होंगे, तब जाके आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो और सर अब जब हम ये जो j5 जो है, अब जब हम इसको उस तरफ θ1 की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसको स्टेप वाइज करेंगे, लेकिन पहले इसको n3 और j3 के साथ, और फिर ऊपर t1 और हाँ, अच्छा θ1 के साथ। अच्छा, J5 को आप स्टेप वाइज भी ले आ सकते हैं। मतलब J5 को हम इस तरह ला सकते हैं कि J5 को हम पहले इस साइड पर लाएं, मतलब इस गियर पे लाएं, गियर नंबर 3 पे। फिर यहाँ पर यहाँ से इसको हम फिर इस गियर नंबर 1 पे ले आए, तो हमारे पास J5 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद हमने ये करना होगा कि हमें J4 है, J5 के साथ फिर J4 भी कनेक्ट है, J4 को भी इस साइड पर रिफ्लेक्ट करना होगा स्टेप वाइज, फिर J3 को भी रिफ्लेक्ट करना होगा, फिर J2 को भी रिफ्लेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर तमाम का कंबाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ जाएगी, जिसमें J1 भी शामिल होगा, J2 भी शामिल होगा, J3 J4 J5 तमाम हमारे पास इसमें से शामिल होंगे। मीन्स अगर हम इसको देख ले
तो इसका जो इक्विवेलेंट सिस्टम बनेगा वो हमारे पास इस तरह बनेगा। अब अगर आप इसको स्टेप वाइज देखें तो J1 को हमें रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज J1 ऑलरेडी हमारे पास थीटा1 के साथ मौजूद है। अगर J2 को हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा N1 डिवाइडेड बाई N2 होल स्क्वायर, बिकॉज अभी हमारा डेस्टिनेशन ये है और सोर्स हमारा N2 है। तो J2 को अगर हम थीटा1 की तरफ लाएंगे तो J2 इंटू N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो J1 के साथ ये ऐड हो जाएगा, प्लस N3 और N2 हमारे पास एक ही सिस्टम पे मौजूद है, इसलिए N3 को अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसका सोर्स जो है वो N2 ही काउंट होगा और इसका जो डेस्टिनेशन है वो हमारे पास N1 काउंट होगा। सो J3 हमारे पास, अगर इसको हम थीटा1 की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बराबर होगा N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर इंटू J3 के बराबर हो जाएगा। सो इट मीन्स कि हमारे पास J1, इस इक्वेशन को अगर आप देख लीजिए, इक्विवेलेंट हमारे पास J1 वो उसको मतलब रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर J2 और J3 ये दोनों एक ही सिस्टम पर मौजूद है, इसलिए इन दोनों का विस्कस डैम्पर हमारे पास ऐड हो सकता है, बिकॉज ये एक ही सिस्टम पे मौजूद है। सो J2 इंटू J3, और इसको अगर हम इस साइड पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर हो जाएगा। सो यार हम पर देखिए J2 प्लस J3 N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर। इसी तरह अगर हमारे पास जो J4 है और J5 है ये भी दोनों एक ही साइड पर मौजूद है, तो इसको हम फर्स्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे इस सिस्टम पर, और यहाँ से फिर हम इसको N1 पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो N3 डिवाइड बाई N4 होल स्क्वायर, फिर इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर से, तब जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट हो जाएगी। सो J4 प्लस J5 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसको आप मल्टीप्लाई कर ले N1 N3 डिवाइड बाई N2 N4 होल स्क्वायर से। सो इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास थीटा1 की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब जो D1 है वो तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो इसको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो हमारे पास D2 है सिर्फ हमें इसको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज बाकी हमारे पास कोई विस्कस डैम्पर्स मौजूद नहीं है। सो D2 को अगर हम इस साइड पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसको हम N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर जो D1 है उसके साथ ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। सो एक हमारे पास J इक्विवेलेंट आ जाएगा और एक हमारे पास D इक्विवेलेंट आ जाएगा। J इक्विवेलेंट में हमारे पास J1 J2 J3 J4 J5 की कंबाइन इफेक्ट वो काउंट हो जाएगी, और D इक्विवेलेंट में हमारे पास D1 और D2 की कंबाइन इफेक्ट काउंट हो जाएगी। D1 और J1 ये हमारे पास मौजूद है थीटा1 की तरफ, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, ये एज इट इज होंगे जैसी ही इनकी वैल्यू होंगे। बाकी जितने हमारे पास गेयर्स है इन पर जितने भी हमारे पास लॉसेस है इनको हम रिफ्लेक्ट करेंगे थीटा1 की तरफ, और इन सब को हम ऐड कर लेंगे एट द एंड टू जो थीटा1 पर जितने भी हमारे पास लॉसेस है उनके साथ हम इसको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट सिस्टम जो है वो बन जाएगा। सर वाया इसमें सर ये जो इनर्शिया इक्विवेलेंट इनर्शिया जो है आपने कैलकुलेट किया है उसमें ये जो जे जो हम उस तरफ कन्वर्ट करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं थीटा1 की तरफ, तो इसमें ये J1 प्लस J2 प्लस J3 और फिर हमने जो मल्टीप्लाई किया है N1 डिवाइड बाई N2, तो इधर हमने J1 J2 और J3 को लिया हुआ है और उसके साथ जो N की जो है वो उसमें N3 नहीं है, ये क्या वजह है? एक्चुअली हमारे पास ये है कि हमारे पास N1 और N2 ये दो गेयर्स है और N3 और N4 ये हमारे पास गेयर्स है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे पास जो N3 गियर है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास J3 है, तो इस J3 को तो N3 के साथ हम काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसको हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दें N1 की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इट मीन कि J3 अगर रिफ्लेक्ट को होगा तो उसका जो सोर्स है वो हमारे पास काउंट होगा N2, इसका सोर्स N2 काउंट होगा और इसका जो डेस्टिनेशन है वो N1 काउंट होगा। इसी तरह अगर हम इस J4 को रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसका जो सोर्स है वो फर्स्ट में N4 काउंट होगा, फिर N3 काउंट होगा और डेस्टिनेशन N3 काउंट होगा। लेकिन जब ये J4 यहाँ पर आ जाएगा और फिर इसको हम दोबारा गियर 1 पर रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो उस वक्त इसका जो सोर्स है वो अभी N2 काउंट होगा और इसका जो डेस्टिनेशन है वो क्या काउंट होगा, वो N1 काउंट होगा। जो सर इसी वजह से इधर जो J4 प्लस J5 है इसके साथ N1 N3 और N2 N4 तमाम को लिया हुआ है, तमाम को लिया हुआ, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर पढ़ लिया नहीं, इसी अगर आप इसको इसी फार्मूले के थ्रू कर ले तो आपके पास यही काउंट होगा, बिकॉज जो रोटेशन है वो तो अगर एक
जब ये वाला रोटेट करेगा, ये वाला गियर रोटेट करेगा तो उसकी रोटेशन यस सर ये समझ आ गया है। ये जो रोटेट करेगा, ये आखिरी वाला जो रोटेट करेगा तो पूरा ऊपर वाला जो सिस्टम है वो सारा रोटेशन में होगा, तो इसी वजह से सारा कैलकुलेट होगा। हाँ सारा रोटेट होगा, बिकॉज ये तो नहीं है कि N1 रोटेट करेगा और गियर 1 रोटेट करेगा और 2 रोटेट नहीं करेगा, नहीं वो ओवरऑल रोटेट करेगा। समझ आ गया। अच्छा, तो इसका अगर हम इक्वेशन राइट करना तो इक्वेशन तो आसान है, बिकॉज आ जाएगा J इक्विवेलेंट S स्क्वायर प्लस D इक्विवेलेंट S इनटू थीटा 1 ऑफ S इक्वल टू T1 ऑफ S। तो इसका जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बनेगा J इक्विवेलेंट S स्क्वायर प्लस D इक्विवेलेंट S थीटा 1 ऑफ S इक्वल टू T1 ऑफ S आ जाएगा। हम एक ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना था थीटा 1 डिवाइड बाई T1 ऑफ S, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। J इक्विवेलेंट S के बराबर है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, और D इक्विवेलेंट हमारे पास इसके बराबर है, तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ट्रांसफर फंक्शन से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। अगर ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास थीटा 2 की है तो हमें तमाम चीज़ों को फिर थीटा 2 या थीटा 3 थीटा 4 की तरफ रिफ्लेक्ट करना है, या अगर वो हमारे पास थीटा 1 की तरफ है तो हमें फिर सबको थीटा 1 की तरफ रिफ्लेक्ट करना होगा। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो फॉर्मूले है वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपसे क्या चीज़ जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपकी थीटा 1 है या थीटा 2 है, उसके मुताबिक आपने इनको चेंज करना होगा। अच्छा, सो ये हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर फिर स्टार्ट होता है, लेक्चर नंबर 6 ज़बरदस्त क्लास दिल एंड कमा जगह रिकॉर्डिंग में सेव शुदा टाइम खत्म ही का ना जो 4 मिनट्स पाती रही सर अब हम जो 5 मिनट हम लाके चले गए लेक्चर तासु 5 मिनट वाले के बाद रिकॉर्डिंग सेव शी हो